नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग जेपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम 19/9/2021 को हुआ है उसका हम लोग आंसर की जो है मतलब कि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं, उन सभी के क्या क्या आंसर हो सकते हैं जो पॉसिबल आंसर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन ये जो आंसर है ये मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब आंसर की आएगा तो मेरी आंसर की और जो जेपीएससी आंसर की प्रोवाइड करेगी वो दोनों जो है लगभग मैच कर जाएगी। गलती किसी से भी हो सकती है, खामियां कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं जो अपना आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को वो बेस्ट हो, जो जिसमें किसी तरीके की खामियां ना हो। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। अब क्वेश्चन जो है हम लोग इसको देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है लैटेराइट मृदा यानी कि लैटेराइट सॉइल के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला जो सिचुएशन दिया गया है वो है क्या कि लैटेराइट मृदा उच्च ताप पर व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है लैटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है, ये भी सही बात है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 व 2 दोनों सत्य है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा, उसमें बोला गया था कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। तो भारत में जल का उपयोग सर्वाधिक होता है कृषि क्षेत्र में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है या फिर दर्ज की गई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की पाई गई है, तो इसका आंसर नागालैंड होगा। फिर चौथा क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। तो जिस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पे नगरों की संख्या सर्वाधिक बताई गई है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 22.1 जो हमारा आर्टिकल 22.1 है उसमें सबसे पहले हम लोगों को आर्टिकल 22.1 में लिखा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। दूसरा जो अनुच्छेद है वो बोल रहा है अनुच्छेद 22.1 में यह भी लिखा गया है कि हम स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार हमें होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर नहीं बोल रहा था। अनुच्छेद 22.4 में हम लोगों को लिखा गया है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और चौथा जो अनुच्छेद 22.2 बोल रहा है इसमें बोला जा रहा है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। बिल्कुल गलत बात है, संसद का ऐसा कोई काम ही नहीं होता, संसद की विधि का कोई ऐसा काम ही नहीं होता, इसलिए अनुच्छेद 22.2 में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो इसका आंसर जो है डी होगा, यानी कि अनुच्छेद 22.2 ये जो है सुमेलित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन से अनुच्छेद 333 संबंधित है। आर्टिकल 333 जो है एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन देता है। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म जो है जुडिशियल एडवेंचरिज्म होना चाहिए, मतलब कि न्यायिक सक्रियतावाद को हम लोग न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है जस्टिस पीएन भागवती कह चुके थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में अभी भी बहुत सारी ऐसी डाउट बनी हुई है क्योंकि है क्या क्वेश्चन में कि कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य ये जो है लैंड एक्वाजिशन से संबंधित था। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जमींदारी व्यवस्था से है, ये लैंड एक्वाजिशन से है। दूसरा जो आता है रमेश थापर और मद्रास राज्य का, तो रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बीच में जो इंटरफेरेंस हुई थी, जो पिटीशन दायर किया गया था वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से था, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हो गया। इसके बाद जो मोतीलाल
बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है, ये भी लैंड एक्वाजिशन से रिलेट नहीं करता, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल ये जो है लैंड एक्वाजिशन से बिलोंग करता है। तो अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे सुमेलित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आंसर की जारी होने के बाद देखेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसे हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को बोल रहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट, कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, लेकिन किससे सहमत होगा? जब राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर यह होता है। राज्यपाल मांग करते हैं और राष्ट्रपति जो है मतलब कि संस्तुति यानी कि अप्रूवल देते हैं। तो जब गवर्नर से हम रिक्वेस्ट करेंगे और प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल देगा, तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक राज्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हम लोगों को कि व्हाट इज़ द ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया, कि प्लानिंग भारत में प्लानिंग के लिए क्या सही है। तो हम लोग जानते हैं कि अगस्त 1937 में वार्धा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें रिजोल्यूशन पास किया गया था नेशनल रिकंस्ट्रक्शन और सोशल प्लानिंग के लिए। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें प्रेसिडेंशियल स्पीच दिए थे हरिपुरा में, जिसमें नेशनल स्टेट के बारे में वो बताए थे। तीसरा वाला जो हम लोग आज के दिन में जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो क्या थी कि प्लानिंग कमीशन का जो नाम है उसको चेंज करके नीति आयोग रख दी थी। और चौथा भी सही है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉर्मेशन अनाउंस किए थे फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी का जवाहरलाल नेहरू के साथ, जब वो चेयरमैन थे, कब? तो 1938 में। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसके अनुसार जो है आंसर डी होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। तो सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस का जो किताब है उसको अतुल कोहली नाम करके जो लेखक है उन्होंने लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए धार्मिकता और भावुकता नहीं होना चाहिए। तो गुड गवर्नेंस के लिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, धार्मिकता और भावुकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि नगर पालिका का सदस्य चुनने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। कब निर्हित नहीं होगा? जब वो 21 वर्ष की आयु सीमा को जो है मतलब कि अटेंड कर चुका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर को बनने के लिए एक पर्सन को 21 ईयर्स का होना चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन ऑथोराइज टू कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, कि पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को ऑथोराइज करने के लिए किसको रिव्यू करने के लिए किसको ऑथराइजेशन दिया जाता है? तो इसको ऑथराइजेशन दिया जाता है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट को, राज्य के जो गवर्नर होते हैं उन्हें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें बोल रहा है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधन के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो वर्तमान में गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण जो है ये अभी नहीं चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत में कर निर्दिष्टीकरण में संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला भी जाता है? तो राज्य जो लगाते हैं और राज्य जो वसूल करते हैं वो भू राजस्व कर होता है, यानी कि लैंड रेवेन्यू होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि इन इंडियाज यूनियन बजट फिस्कल डेफिसिट मीन्स। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत होती है। उसके बाद 18 नंबर है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय, हम लोग जानते हैं कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस का मॉडल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आई, PQLI और HDI। PQLI का मतलब होता है, PQLI को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और HDI को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन। तो भारत में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है यानी कि जो मुद्रास्फीति है उसका आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPIC, संयुक्त होता है ये।
क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाले प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य है, केरल अग्रणी राज्य है, तमिलनाडु भी अग्रणी राज्य है, लेकिन गुजरात अग्रणी राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य के क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों के आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगह पर नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए चिन्हित किया है? तो इसका जो आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM10 और PM2.5। ये जो है सरकार मॉनिटरिंग, जो हम लोगों का NAMP प्रोग्राम है ना, उसके अंतर्गत हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसको PM10 बोलते हैं, और फाइन पार्टिकुलेट मैटर जिसको PM2.5 बोलते हैं, इन सभी चीज़ों का मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का जो बॉडी नहीं है वो है संयुक्त राष्ट्र, बाकी सभी के सभी ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, विश्व बैंक भी, विश्व व्यापार संगठन भी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 में कि इफ द रूपी पर US डॉलर एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम 60 to 65 इन ए टाइम पीरियड बाय द मार्केट फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है कि रुपए में मूल्य का ह्रास हुआ, यानी कि डिप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो क्रोमोजोमल थ्योरी है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये क्रोमोजोमल लिखा हुआ है, क्रोमोजोम नहीं लिखा हुआ है। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये सूटन और बोवेरी ने दिया है। उसके बाद हिग्स बोसन जो है, हम लोग गॉड कण को बोलते हैं, गॉड पार्टिकल्स जो है उनको हिग्स बोसन के नाम से जानते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि लाइट एमाइटिंग डायोड जो है किस प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये विद्युत संदीप्ति पे काम करता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस पे। विच वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग जानते हैं लाइट वेव सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं और साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर पराध्वनिक तरंग। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन। तो हवा में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है कि हवा में स्पीड ऑफ लाइट कितना ज़्यादा कितना कम होगा, वो एयर के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं डेंसिटी घटता बढ़ता है, इसके हिसाब से जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। उसके बाद 30 नंबर मस्कीटो, इसमें से कौन सा बोल रहे हैं कीट नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि मकड़ी एक कीट नहीं होती, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनमें जो भिन्नता होती है इनके पैरों के हिसाब से होती है। आगे बोल रहा है द बेस यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक होता है क्यूबिट। क्वांटम सूचना को क्यूबिट से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती। तो मेघ संगणना सेवा सम्मिलित तब नहीं होता है जब विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन हो, यानी कि इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल। कि जिस तरीके का हम लोग जिस तरीके का संकेत के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेजने के लिए, इसमें दोनों तरह के सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों। जो नाइट्रोजन है प्लांट जो है नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। जो ग्राउंडनट का डेडली डिजीज है इसको टिक्का बोलते हैं। उसके बाद जो मेज, पोटैटो, शुगर केन जिसको रतून भी बोलते हैं यानी कि पेड़ी, और जो मूंग है ये 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण होता है। उसके बाद जो मैक्रोनी गेहूँ है उसका वास्तविक नाम होता है ट्रिट्रिकम ड्यूरियम। और प्रथम शाकनाशी जो होता है, जो हर्बिसाइड है जो पूरी दुनिया में बनाया गया है वो है 2,4-D। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटी इज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इसको जो एक्सपोर्ट किया जाता है ज़्यादातर, तो कहाँ कौन सा चीज़ ज़्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता है? तो अल्फांसो है। उसके बाद मुगल के समय में झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था। तो झारखंड का जो प्रदेश है उसको मुगलों के समय में कुकरा कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द साइड ऑफ। देखिए इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मालूम है। मुझे इतना पता है कि ब्रिटिश जो है झारखंड से जो है जो सबसे लास्ट में गए थे तो वो पलामू से गए थे, है ना। और आने वाला जो समय है मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले वो पाकुड़ में आए थे, तो इसका आंसर पाकुड़ होना चाहिए। अब
आंसर के आने पर हम इसको देखेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट, कि भूमिज रिवोल्ट का जो नेता है वो कौन थे। तो भूमिज रिवोल्ट के जो नेता थे उनका नाम था गंगा नारायण। उसके बाद जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि द हैबिटेट ऑफ डैश ट्राइब इज नोन एज टांडा। तो जो बिरहोर प्रजाति होती है उसका जो निवास स्थान होता है ना, जो हैबिटेट होता है, उसको टांडा बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1444 में बोल रहा है कि विडो रीमैरिज इन डैश ट्राइब। जो विडो रीमैरिज है, विधवा पुनर्विवाह जो है आदिवासियों में, जो आदिवासियों का ग्रुप है जिसको हम लोग कोरवा बोलते हैं, जो आदिवासी ग्रुप है जिनको कोरवा बोलते हैं, उनमें विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है कि घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है। तो जो घुमकुड़िया है ना, हमको ऐसे तो लगता है कि नृत्य स्थल है, एक्चुअल में इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। आपको यदि पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 46 का इसका भी आंसर मुझे लगता है ऐसे कि इसका आंसर जो है जेठनावा खिया होना चाहिए, लेकिन मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं पता। यदि आपको पता होगा तो आप बताइएगा। नेक्स्ट है द केव्स ऑफ पालकोट, कि जो पालकोट की जो गुफा है वो कहाँ पाई जाती है। तो पालकोट की जो गुफा है वो गुमला में अवस्थित है। उसके बाद आयरन स्मेल्टिंग, जो लोहा गलाना है, आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। कौन से आदिवासी गुरु का, तो ये असुर का है। नेक्स्ट है निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप से जाना जाता है। मंदिरों का जो नगर है ना उसको मालूटी कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एक गांव है, विलेज ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं उसको। पूरा गांव में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही देख पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि माउंट कैलाश जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो हम लोग जानते हैं माउंट कैलाश जो है तिब्बत में अवस्थित होता है। आजकल ये चीन का पार्ट हो चुका है। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है उसको हम लोग बोलते हैं इचहॉर्निया, ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट एंड स्टेट इज रॉन्ग, कि इसमें से कौन सा जो है गलत मेलित है। तो जो केगा है वो कर्नाटक में होता है, केगा यहाँ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो ये गलत है। उसके बाद बोल रहा है टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, हम लोगों का जो वंशागत संपत्ति का में बिक्री कर लगता है उसको हम लोग कैपिटल गेन टैक्स यानी कि पूंजी लाभ कर बोलते हैं। 54 में निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो कथक जो है ये मुगल परंपरा से प्रभावित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा घर में केमिकल पॉल्यूशन कौन फैलाता है। तो कोयला को जलाने से, सीधा तरह से ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है लौह धातु का अयस्क है। निम्न में 57 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप शहरी जीवन में नहीं होता, तो यही विशेषता हम लोग जो है शहरी जीवन पे नहीं देख पाते हैं, तो ये अवैक्तिक संबंध। 58 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1947 से पहले जो 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। 26 जनवरी क्योंकि लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो लाहौर सेशन जो 1930 का हुआ था उसमें वो पूर्ण स्वराज का डिमांड रखे थे जब 26 जनवरी 1930 को, कि हमको विद इन 24 आवर्स में हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसी कारण से 26 जनवरी को 1947 से पहले पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से जाना जाता था। 59 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इसमें आंसर एपीजे अब्दुल कलाम लगाए होंगे, हम डैम श्योर है कि इसमें लोग एपीजे अब्दुल कलाम लगाए होंगे, और ये गलत है। क्योंकि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जो जनक है ना, जो फादर है, उनको विक्रम साराभाई को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे जनक से नहीं पूछा है, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम पूछा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यदि त्रुटि होगा तो जो जेपीएससी है वो इंग्लिश को ही जो है मीडियम मानेगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो भारत में दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। उसके बाद हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2019 इन रेसलिंग। 2019 में रेसलिंग के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बजरंग पुनिया को दिया गया था। ये हरियाणा के हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया। ये अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद
64 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो सबसे ज़्यादा जो वनाच्छादित राज्य है ना इन सभी में से वो असम है। इसमें पर हेक्टेयर ज़मीन पर जो फॉरेस्ट लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। 65 में पूछ रहा है कि रो फेरी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या किए थे, दो प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए रो फेरी जो है स्टार्ट किए थे, वो घोघा और दाहेज को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। तो आपदा के बाद का उपाय, आपदा हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तो पुनर्निर्माण होगा। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड। हमको ये पूछ रहा है कि कब एडॉप्ट किया गया, कब बनाया नहीं गया। हाँ, तो जो एडॉप्ट किया गया वो है जुलाई 22, 1947। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष, अभी तो AK मिश्रा है ना, अभी तो मिश्रा जी हैं, कोई मिश्रा जी करके, लेकिन जो इससे पहले जो 2020 में थे वो थे HL दत्तू, न्यायमूर्ति HL दत्तू। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय आपदा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये 2005 में बना है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में वायु परिवहन कब से शुरू हुआ। 1911 से शुरू हुआ था। उसके बाद पूछ रहा है कि वेयर डज टोडा ट्राइब मेनली लिव। तो जो टोडा ट्राइब है ना वो तमिलनाडु में रहता है, टॉर से टोडा, तौर से तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहा है कि भारत में उचित परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई। तो वनाच्छादित के लिए 33% चाहिए, हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए 33% चाहिए। भारत में जो है ना 20.47 या समथिंग परसेंट है वनाच्छादित परसेंटेज, लेकिन हमको कितना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, तो 33%। 73 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है। तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि सन के लाइट को रिसीव करेगा, तो राजस्थान हो गया। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 74 में कि निम्न में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षमता है ना वो तारापुर की है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति है ना वो गोंड है। ये दूसरा पॉपुलेशन के हिसाब से भी है। भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। तो सड़कों का जो घनत्व है ना भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो केरला में पाया जाता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। फिर क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहा है कि भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ रहा है कि हिंदी के पश्चात कौन सा भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली है। तो विश्व में हिंदी के बाद बंगाली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। 81 नंबर में पूछ रहा है क्वेश्चन कि चरवाक दर्शन प्रणाली, ये चरवाक दर्शन जो है लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार से व्यवस्थित कीजिए। ऐसे तो ध्यान से हम लोग यदि देखेंगे तो जो सातवाहन वंश है ये ईसा मसीह के जन्म से पहले 3री शताब्दी में आई थी, यानी कि 3 BCE। जो वाकाटक ये कॉमन एरा में 3रा, और चालुक्य जो है ये 6 कॉमन एरा से लेकर 12 कॉमन एरा तक, मतलब वाकाटक के बाद आया था, तो कॉमन इसका ABC हो जाएगा, यही इसका कालक्रम है। आगे क्वेश्चन नंबर 83 में पूछ रहा है कि द फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया, कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान, तो ये था अरिकमेडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 कि कलहन का जिस तरीके से संबंध राजतरंगिणी के साथ है, कश्मीर के इतिहास के साथ, उसी तरीके से गोडवाहो जो है ना ये इसको लिखी थी वाकपति द्वारा। 85 में पूछ रहा है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है। तो ये जो संग्रह है ना शैव संतों का 5वां वेद का संग्रह, इसको तिरुमुराय कहते हैं, और हिंदुओं में 5वां वेद जो है हम लोग महाभारत को बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और तथा बुक्का, हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य हरिहर के संगम के 2 बेटे है ना, हरिहर और बुक्का ने
उसके बाद कुवत उल इस्लाम मॉस्क, ये तुम दिल्ली में है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, तो दिल्ली और अजमेर इसका आंसर तो ऐसे ही पता चल गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट है मेडाइवल पीरियड में वो कंपोजिट स्ट्रक्चर था, ये जो है फारस अरब तुर्क मंगोल एशिया का ये जो है संरचना होती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक जो है रामानुजाचार्य कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 90 में कि परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सिस्टम लैंड रेवेन्यू के कहाँ स्टार्ट किए गए थे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ये बंगाल में किया गया था। अब खोजिए तो बंगाल, आपको मिल गया आंसर, खत्म, एक ही पॉइंट में आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो है हम लोग जानते हैं कि 1916 में हुआ था। मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ था, और मुस्लिम लीग जो है 1906 में बनी थी, 30 दिसंबर 1906। अब इसके हिसाब से आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए। 92 में क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है कि हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर। तो ये लॉर्ड रिपन जो है एजुकेशन कमीशन को सबसे पहले अपॉइंट किए थे 1882 में। विलियम वेमन थे, है ना, जिनको अपॉइंट किया गया था 1882 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो ब्रिटिश भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की गई थी। उसके बाद पूछ रहा है 94 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, वो पुर्तगालियों ने 1550 में शुरू की थी। ऐसे तो मिड 16th सेंचुरी था, तो मिड 16th सेंचुरी इसका मतलब हो गया 1550। नेक्स्ट 95 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता। तो जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है वो है बिहार, बाकी सब के सब भूटान के साथ सीमा बांटते हैं। नेक्स्ट है अटोल, ये जो अटोल है ना वो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंडियन सैटेलाइट, ये जो है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी का के लिए उपयुक्त है। ऐसे तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ी से एक नर्मदा कुंड है, वहाँ से वो निकलती है। तो आंसर इसके हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछ रहा है कि भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट में होती है, हम लोग जानते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से। आगे पूछ रहा है कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन करने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो पूरब से जो पश्चिम से वो पूरब घूम रही है, इसके कारण से रोटेशन, ये तो रोटेशन हुआ, रोटेशन के कारण तो डे नाइट होता है। तो ये तो स्टेटमेंट हम लोग समझ गए गलत है। दूसरा पूछ रहा है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होता है। बिल्कुल नहीं, इसके कारण से तो ऋतु परिवर्तन होता है। अपनी धुरी पर घूमेगा तब ना वो दिन और रात होगा। तो दोनों के दोनों असत्य है, एक व दोनों असत्य है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।